नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज हम बातचीत करेंगे आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड फंड के बारे में। और हमारे साथ हैं सीनियर फंड मैनेजर मितुल कलवाड़िया। मितुल जी का स्वागत करेंगे। और इस वक्त जब बाजार में काफ़ी अनसर्टेनिटी है, एक रेंज में बाजार दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना यहाँ समझ में आ रहा है ना यूएस में समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है दरअसल। क्योंकि जो इकोनॉमिक डेटा है वो बहुत अलग अलग कहानी है। बॉन्ड मार्केट की कहानी अलग है, इन्फ्लेशन की कहानी अलग है, इंडिया की कुछ और डिफरेंट कहानी है। ऐसे में अगर आपको एक ऐसा टूल मिले, ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिले पैसे बनाने के लिए जो थोड़ा सा कन्वेंशनल से अलग हटके हो, तो उसमें कैसे निवेश किया जाए और उसकी क्या खूबियां हैं, इसी पे आज हम बातचीत करेंगे इस फंड के बारे में मितुल के साथ। मितुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। तो हम लोग इससे पहले कि आपकी इस फंड की डिटेल में जाएं, थोड़ा सा बिग पिक्चर समझते हैं आपसे। आप लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस समय बाजार को? देखिए, बाजार में मैक्रो वेरिएबल है जो काफी मिक्स सिग्नल देते हैं, क्योंकि ग्लोबल मैक्रो है, डोमेस्टिक मैक्रो है। बट क्या है कि ओवरऑल जो बड़े नेगेटिव इवेंट्स थे उनका ऑलमोस्ट सर्टेनिटी आ रही है। सो जब बाजार में क्या होता है कि जब भी अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है तभी रिस्क ज्यादा होता है। बट जैसे जैसे मैक्रो वेरिएबल की सर्टेनिटी डिटरमाइन होने लग जाती है, फिर वॉलेटिलिटी और रिस्क दोनों कम हो जाते हैं। सो जैसे कि इंटरेस्ट रेट पहले 2021 में अनसर्टन था कि बढ़ेगा कि नहीं, और जब बढ़ना शुरू किए फिर उसके बाद वो थोड़ी सर्टेनिटी आ गई। अब यहाँ पे इस दरम्यान ऐसा है कि अब सर्टेनिटी है कि अब एक लेवल के ऊपर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे ग्लोबल लेवल पे, और इन्फ्लेशन भी धीमा होते हुए दिख रहा है। तो जब इन्फ्लेशन कम हो रहा है और इंटरेस्ट रेट की एक रोक आएगी एक पॉइंट पे, तो मार्केट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी अनसर्टेनिटी कम हो रही है। अब रिसेशन की एक अनसर्टेनिटी है यूएस में, जिसके वजह से थोड़ा सा मार्केट में ग्लोबल लेवल पे वॉलेटिलिटी रहती है। बट इंडिया लेवल पे देखें तो इंडिया की जो अपने जो ग्रोथ रेट थी वो एक क्या कहते हैं कि कोविड के बाद एक बहुत उछाल आया था ग्रोथ रेट में। वो जो उछाल है वो अब मीन रिवर्ट होके नॉर्मलाइज हो रहा है, और अपने जो पहले प्री कोविड ग्रोथ रेट के आसपास है वहां पे आके अपने कंटिन्यू करेंगे। सो ब्रॉडली वैसे मार्केट के में क्या होता है कि वॉलेटिलिटी रहती है, एक रेंज बाउंड रहेगा मार्केट, और इक्विटी मार्केट जब भी रेंज बाउंड रहेगा उसका कारण एक ही है, वैल्यूएशन। सो वैल्यूएशन बहुत ही फेयर के आसपास है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट एक डेढ़ साल से जब मार्केट करेक्ट हुआ है 2021 अक्टूबर के बाद, सो वहां से अर्निंग्स आने के बावजूद मार्केट वही है। सो एक टाइम करेक्शन हो चुका है मार्केट में, और जो एकदम एक्सपेंसिव वैल्यूएशन था वो थोड़ा सा कम होकर नॉर्मल हो चुका है। नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर है बट काफी पास। सो इस दरम्यान क्या होता है कि जो अपनी जो अर्निंग्स ग्रोथ आएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो अर्निंग्स ग्रोथ के साथ साथ मार्केट का आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स आएंगे। सो ओवरऑल मॉडरेट रिटर्न मार्केट का हमारा व्यू है। और इस मॉडरेट रिटर्न मार्केट में जैसे कि आप जानते हैं कि हाइब्रिड फंड्स हमेशा अच्छा करते हैं, और हाइब्रिड फंड्स ये वॉलेटिलिटी के लिए उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी टाइम होता है। मितुल, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, यूएस में अगर मान लीजिए रिसेशन आता है, जो लोग कह रहे हैं कि सेकेंड हाफ में आ सकता है, बहुत बड़ी मात्रा में वहां का पैसा डेट मार्केट की तरफ जा रहा है। मार्च का डेटा बताता है कि करीब $48 बिलियन लोगों ने डेट में डाल दिया वहां पे। रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं मैं। अगर हम इंडिया की स्टोरी अपनी देखें तो यहाँ पे इसका कितना असर होगा, पहला सवाल मेरा ये। दूसरा ये कि इंडियन मार्केट आप कह रहे हैं कि अभी 20-21 के मल्टीपल पे निफ्टी चल रहा है, जो कि मिड पॉइंट में है, ना बहुत एक्सट्रीम महंगा भी हो गया, ना ही 15-16 पे कि बहुत सस्ता लोग ले लें। क्योंकि जो दो ड्राइविंग सेक्टर्स हैं, आईटी और बैंक, वो एकदम उत्तर और दक्षिण की तरफ चल रहे हैं। तो आप लोग कैसे सामंजस्य कैसे बैठा रहे हैं इसमें? बराबर। देखिए, सेक्टर वाइज देखें तो बैंकिंग और आईटी, और इनफैक्ट इन दोनों के अलावा दूसरे सेक्टर भी देखेंगे तो काफी सारे सेक्टर्स में अभी ये इस टाइम पे मिक्स सिग्नल आएंगे आपको। जैसे बैंकिंग में प्रॉफिट, अगर आप नंबर देखें, इनके रिजल्ट्स जो आ रहे हैं बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। बट एक वरी ये आती है कि ये क्या ये टॉप ऑफ द साइकिल है,
कि क्या यहाँ पे जो आपने जो कम एनपीए का जो कॉस्ट देखा है वो यहाँ से बढ़ जाएगा, क्या मार्जिन यहाँ से कम हो जाएंगे। सो ये वरी है, और वैल्यूएशन आपके रीजनेबल है। और उसी तरफ आप आईटी में देखेंगे तो वहां पे रिसेशन के फियर के वजह से उसमें लोगों को डर लगा रह रहा है कि आगे जाके उनकी ये साल या अगले साल जो ग्रोथ रेट है वो आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। बट उसका दूसरा पहलू अगर आप देखेंगे तो वहां पे ऐसा है कि वैल्यूएशन एकदम रीजनेबल आ गए उनके। अगर आप डिविडेंड यील्ड देखेंगे, उनके अगर आप फ्री कैश फ्लो की यील्ड देखेंगे, तो वो फ्री कैश फ्लो यील्ड और डिविडेंड यील्ड आपको बता रहे हैं कि इसमें ये क्षेत्र में ज्यादा करेक्शन बियॉन्ड अ पॉइंट पॉसिबल नहीं होगा। सो ग्रोथ साइड पे एक जगह पे मिक्स व्यू है, और वैल्यूएशन, ये दोनों के कॉम्बिनेशन में देखें दोनों सेक्टर अलग अलग मिक्स व्यू दे रहे हैं। और ये स्थिति अक्रॉस काफी सारे सेक्टर है आज देखें तो, एंड इसीलिए मार्केट एक रेंज में कंफ्यूज टेरिटरी की तरह रह रहा है। अब जैसे क्लैरिटी इमर्ज करेगी कि जैसे पिछले साल देखें तो सबको कॉन्फिडेंस था कि यूएस में रिसेशन आएगा ही आएगा, पर यूएस में रिसेशन अब तक आया नहीं है। सो जैसे जैसे समय बीतेगा और क्लैरिटी इमर्ज होगी ये सब पैरामीटर्स पे, वैसे बाजार कोई भी एक साइड पे सर्टेनली मूव करेगा। सो वैल्यूएशन आई थिंक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ मार्केट पे, कि वैल्यूएशन एक क्या कहेंगे कि ग्रेविटी फोर्स की तरह है आज, कि ना मार्केट को ज्यादा ऊपर जाने दे रहा है ना नीचे ज्यादा जाने दे रहा है। सो एक वैल्यूएशन रीजनेबल होने के कारण मार्केट यहीं पे एक रेंज में है। ओके, तो एक रेंज में है और सेक्टोरली बड़ा अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से बैलेंस आउट होते हुए दिख रहे हैं, और ये बिल्कुल सही है, किसी को अंदाजा नहीं लग रहा, क्योंकि आईटी में भी कुछ के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं और कुछ के बड़े खराब आ रहे हैं, तो ये भी समझना मुश्किल हो रहा है कि भाई अलग अलग कैसे किया जाए इसको। अब आते हैं आपके फंड के ऊपर, जो आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड फंड है, मितुल, ये किस तरह के इन्वेस्टर प्रोफाइल के लोगों को लेना चाहिए और इसकी खूबियां क्या है? इसका नाम से लग रहा है कि ऐसे स्टॉक में आप लोग चुनते हैं जहां पर डिविडेंड यील्ड भी बढ़िया मिलती है। जी देखिए, पहले डिविडेंड यील्ड फंड के बारे में बात करें तो ये एक ऐसा फंड है कि जो विविध प्रकार के क्षेत्रों में इन्वेस्ट करेंगे, सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकता है। विविध प्रकार के मार्केट कैप में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कि रोक नहीं है कि जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के बीच में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये उस तरीके से देखें तो काफी डाइवर्सिफाइड, जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी टाइप्स के जो नेचर के फंड होते हैं, उन टाइप के स्वभाव के फंड्स के जैसा इसका स्वभाव रह सकता है, विविध प्रकार में, विविध सेक्टर में, विविध मार्केट कैप्स पे। अब रही बात जो तरीका है, तौर तरीका है जो इन्वेस्ट करने का, जो स्टाइल कहते हैं, वो स्टाइल जो है इसकी, वो है एक सस्टेनेबल यील्ड अप्रोच हम करते हैं। अब ये सस्टेनेबल यील्ड अप्रोच जो है वो ऐसा है कि हम डिविडेंड, जो क्या होता है कि आप ग्रोथ स्टॉक लेते हैं, आप वैल्यू स्टॉक लेते हैं, तो ये सस्टेनेबल यील्ड अप्रोच जो होता है वो क्या करता है कि जो कंपनीज अपना लॉन्गर टर्म में ग्रो कर पाती है, उन कंपनीज के जिनके डिविडेंड ग्रो हो रहे हैं, और उनके वैल्यू डिविडेंड यील्ड जो होती है, उनके डिविडेंड यील्ड के बेसिस पे हम एक इन्वेस्टमेंट अप्रोच बनाए हैं। और वो अप्रोच के हिसाब से हम अक्रॉस सेक्टर पीरियोडिकली हम लोग हर थोड़े समय में इनको रिलेटिव वैल्यूएशन में इवैल्यूएट करते हैं कि कौन सा रिलेटिव यील्ड पे अच्छा दिख रहा है, और जो रिलेटिव यील्ड में अच्छे दिखते हैं उस हिसाब से उनके सेक्टर के वेट्स हम चेंज करके अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, तो मितुल, सेक्टोरली अगर देखें तो कई मेटल में भी बहुत अच्छे डिविडेंड यील्ड आती है, गवर्नमेंट वाले में खास तौर पे आती है। गवर्नमेंट में ज्यादा फोकस है क्या आपका? सो ये दोनों प्रश्न, दो अच्छे प्रश्न है। सो गवर्नमेंट स्टॉक्स के आप देखेंगे तो पीएसयू स्टॉक्स के यील्ड हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं पिछले 5-7 साल से। बट क्या होता है कि हमने एक ओवरऑल गवर्नमेंट सेक्टर के स्टॉक्स के ऊपर एक रोक लगा के रखी है, क्योंकि वरना क्या होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर के स्टॉक्स में एक उनका एक रिस्क होता है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज के साथ होता है, उनके साइकिल होते हैं। अगर आप देखें तो पहले 2016 से 2018-19 तक उनकी साइकिल में कुछ पॉलिसी लेवल पे या कुछ सेक्टर के साइकिल के लेवल के वजह से उन स्टॉक्स ने अच्छे नहीं किए थे।
और पिछले 2 साल से आप देखोगे 2020 से लेके अब तक, तो पीएसयू स्टॉक्स ने काफी अच्छा किया है। सो हम पीएसयू स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, पर उनके ओवरऑल एक इन्वेस्टमेंट पे एक लिमिट लगा के रखी है। कमिंग टू मेटल्स, मेटल्स भी बहुत अच्छे यील्ड्स पे, आज डिविडेंड यील्ड्स पे ट्रेड कर रहे हैं। पर जो सिक्लिकल स्टॉक्स होते हैं उनके ऊपर हमारी जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है वो थोड़ी सी अलग चलती है। हम उनके यील्ड्स को नॉर्मलाइज तरीके से देखने की ट्राई करते हैं। सो जैसे हमारे फंड में 2020 में अगर आप देखोगे और सम पार्ट ऑफ 21 में देखोगे, तो काफी सारे सिक्लिकल्स और मेटल रिलेटेड स्टॉक्स थे जिनके हाई यील्ड्स पे हमने अपने इन्वेस्टमेंट्स किए थे। पर वहां से लेके आज तक वो कमोडिटी के प्राइस ऊपर है, और समवेयर ये सेक्टर आज क्लोज टू द टॉप ऑफ द साइकिल है। सो टॉप ऑफ द साइकिल पे हम उनके यील्ड्स को थोड़ा सा नजरअंदाज करते थे, क्योंकि क्या होता है कि अगर यहाँ से साइकिल टर्न होके नीचे की तरफ आ गई तो ये यील्ड सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारा जो अप्रोच है इसको हम सस्टेनेबल यील्ड अप्रोच कहते हैं। सस्टेनेबिलिटी को हम जो होता है या जो टिकाऊ या कायम है उनके ऊपर ज्यादा फोकस देते हैं। हम उन कंपनीज को सोचते हैं कि यहाँ से अगले 5 साल में, सो ये बॉटम अप थोड़ा सा वर्क हो जाता है कि यहाँ से 3 या 5 साल में किन कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है कायम रह पाएगा, किनका सस्टेनेबल रह पाएगा, किनका ग्रो कर पाएगा। सो हम दोनों तरीके के कंपनीज को इवेल्युएट करते हैं, जो ग्रो कर पा रही है या जिनका कायम रहेगा। और जो ये टेस्ट में पास नहीं हो पाती है कंपनी के, जिनका ऐसे लगता है कि यहाँ से कायमता या उनकी स्थिरता नहीं हमको सस्टेनेबल लगती है, तो उन सेक्टर्स और उन स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट नहीं करते, या फिर करेंगे तो बहुत लिमिटेड अमाउंट करेंगे। मित्तल, गुजरात सरकार ने भी एक फैसला लिया है। उन्होंने एक बड़ी पॉलिसी बना दी कि डिविडेंड कब देना है, बाईबैक कब करना है, स्प्लिट कब करना है, बोनस कब करना है। आप लोगों के रडार पे आए हैं क्या वो उस तरह की पॉलिसी वाले स्टॉक? वो उन्होंने पॉलिसी नहीं बनाई थी तब तक, वो सारे स्टॉक्स कंपेयर टू जो सेंट्रल पीएसयू स्टॉक्स थे उनके कंपैरिजन में या रिलेटिव में देखें तो उनके डिविडेंड यील्ड इतने अट्रैक्टिव नहीं थे। अब क्या होगा कि यहाँ से, क्योंकि ये पॉलिसी बन गई है और ये पॉलिसी काफी सिमिलर है जो सेंट्रल स्टॉक्स के लिए चल रही है, सो सेंट्रल पीएसयूज के लिए भी सिमिलर पॉलिसी है, तो अब उनके जो यील्ड है कंपेरेबल टू सेंट्रल पीएसयू के आसपास आ जाएंगे। वैल्यूएशन वाइज क्या है कि कल आपने देखा होगा कि उन स्टॉक्स में काफी बड़ा उछाल आया है, तो उतने उछाल के बाद वो जो वैल्यूएशन गैप था वो काफी हद तक काफी सारे स्टॉक्स में गैप फिलअप हो चुका है। बट ऑन ए स्टैंड अलोन अब सेंट्रल के साथ साथ गुजरात गवर्नमेंट के पीएसयूज भी काफी हद तक इन्वेस्टेबल रहेंगे इन डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मितुल से ये भी बातचीत करेंगे कि क्या केवल डिविडेंड यील्ड ही एक पैरामीटर है क्या इस फंड में स्टॉक सिलेक्शन का। क्या आप एशिया सेफेस्ट बैंक के साथ झट से बैंकिंग कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या मुझे उसकी ब्रांच मिल जाएगी इसके खत्म होने से पहले? हाँ, आपके फोन और पूरे भारत में 500 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। और अगर मुझे अपने बिजनेस के लिए बैंक चाहिए तो? हाँ, सिर्फ छोटे बिजनेस के लिए नहीं, बड़े बिजनेसेस के लिए भी। लिव मोर बैंकलेस डीवीएस। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। हमारी प्रार्थना होगी स्वीकार। Zedlock Premium Agarbatti and Dhoop, official prayer partner, Delhi Capitals. हम अक्सर कुछ चुनिंदा टीयर 1 शहरों के स्टार्टअप्स को ही लाइमलाइट देते हैं, और यही सोच बदलने के लिए CNBC-TV18.com हिंदी लेकर आया है ये खास पहल, छोटे शहर बड़े सपने, पावर्ड बाय लेन देन क्लब।
यहाँ शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। 26,555 में लिया था। 3700 पर शेयर का लॉस है इनको। स्टॉप लॉस 21,700 का लगा के इसे होल्ड करें। FNO में क्या पोजीशन लें, होल्ड करें या बेच दें? बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 1360 या तक होल्ड कीजिए। स्टॉक्स से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। इनको 340 के स्टॉप लॉस की सलाह दूंगा मैं। देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन सिर्फ CNBC आवाज पर। Co-powered by Canara Bank. Together we can. स्वागत है एक बार फिर से आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज हम बातचीत कर रहे हैं एक ऐसे फंड की जहां पे डिविडेंड यील्ड फोकस में है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी पे फोकस है, कई और पैरामीटर जिन पे स्टॉक चुना जाता है। और हम बातचीत कर रहे हैं मितुल के साथ। एक खबर आई है, आपने जरूर पढ़ी होगी, 25 अप्रैल को यूरोपियन यूनियन ने एक कार्बन इंपोर्ट टैक्स इंपोज कर दिया है। अब पूरी दुनिया में आजकल ESG कंप्लायंस इन्वेस्टमेंट और नेट कार्बन, ग्रीन एनर्जी, ये सब पे बहुत ज्यादा फोकस है। तो 2 साल की माथापच्ची के बाद यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने तय किया कि उनके यहाँ एक कार्बन इंपोर्ट टैक्स लगेगा। हालांकि वो 2026 से इम्प्लीमेंट हो रहा है, 3 साल का समय है अभी, लेकिन उसके बाद से बहुत सारी कंपनीज को, बहुत सारी कंट्रीज को दिक्कत होने वाली है। खासतौर पे चाइना को होगी, भारत भी उसमें शामिल है, क्योंकि हमारे यहाँ भी उसमें जो स्टील है, कॉपर, एल्युमिनियम, केमिकल, प्लास्टिक, इन सब के एक्सपोर्ट पे फ्रेक ड्यूटी लगेगी। ये एक बड़ी थीम बनने वाली है और आप डेफिनेटली जो लोग 10-15 साल के लिए होराइजन रखते हैं वो इस थीम को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या कुछ आप लोगों के पोर्टफोलियो मेकिंग में एक रिजिक पैदा कर रहा है? आप लोग डिस्कशन करते हैं मैनेजमेंट से कि अब ये तो 3 साल बाद आने वाली है, तो हैवी कैपेक्स करें, चेंज करें अपने आप को पूरा? जी, ये ESG जो थीम है वो उसकी भी एक साइकिल होती है, बट उनकी जो लंबी साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो स्ट्रक्चरली पॉजिटिव साइकिल है ESG के लिए। और ग्लोबली ये जो ESG है वो खत्म नहीं होने वाला है, वो उसके फॉर्म चेंज हो जाएंगे, उसके तौर तरीके काम करने के और इन्वेस्टमेंट करने के तरीके थोड़े से चेंज होंगे, बट ESG एज अ थीम रहेगा। और ग्लोबली आपने जैसे सही कहा कि सारी कंपनीज काफी फोकस हो गई है, अभी गवर्नमेंट भी काफी फोकस है, वो टैक्स लगाने जा रही है। और वो सिर्फ अपने वहां के कंपनीज पे टैक्स नहीं लगा रहे, वो ऐसे कह रहे हैं कि अगर बाहर से, विदेश से जो सामान आ रहा है या विदेश से जो गुड्स आ रहे हैं, अगर उनका अगर कार्बन ठीक नहीं है तो उनपे भी कार्बन टैक्स लगाया जाएगा। सो वो स्ट्रक्चरली है। और इंडिया की गवर्नमेंट की अगर आप देखें तो उनके जो पॉलिसी के जो स्टेप्स हैं वो राइट डायरेक्शन में है। उस तरीके से उन्होंने भी ये थीम को एंटिसिपेट किया है। और अपने यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि जैसे कार्बन मार्केट डेवलप करने की भी यहाँ पे भी पॉलिसी लेवल पे चेंजेस के लिए अप्रूवल्स वगैरह आने लगे हैं। तो हम भी आगे जाके वो ये कार्बन मार्केट डेवलप करने वाले हैं इंडिया में भी। एंड एट द सेम टाइम कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो सारे कंपनीज ने भी अपना जो ये ESG एज अ थीम को रिकॉग्नाइज किया है, क्योंकि और उन्होंने अभी सारे स्टेप्स अपने क्या कहते हैं कि केपेक्स, कैपिटल एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने एनवायरमेंटल स्टेप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने भी काफी बदलाव लाए हैं। अगर आप सारे कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि उनका एक डेडिकेटेड सेक्शन ESG के ऊपर बात करने पे है। और ये सिर्फ बात करने के लिए बातें नहीं है, ये उनका काफी इंटीग्रेटेड प्लान में हो गया। काफी सारे देखेंगे आपने कंपनीज जो जैसे कोयले रिलेटेड है या मेटल्स रिलेटेड है, उन कंपनियों ने अपने आगे कैसे उनका कार्बन कम होए उसके लिए कैसे केपेक्स करना है, क्या करना है, उसके ऊपर भी उन्होंने प्लान्स बना के बात करना शुरू की है। काफी कंपनीज जो ग्रीन पावर है अपने प्रोडक्शन में यूज करने के लिए काफी सोलर या रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स लगाने के स्टार्ट कर दिए हैं। सो इंडिया भी ऐसे ये चीज को, ग्लोबल थीम को रिकॉग्नाइज करके इंडियन कॉर्पोरेट्स ने काफी फास्ट इम्प्लीमेंटेशन में इसको कर दिया है। और हम जब भी अपने कंपनीज की रिसर्च और कंपनीज के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो हम लोग भी कंपनीज को गाइड करते हैं कि क्या करना आपको चाहिए, और हम भी उनसे पूछते हैं कि आप अपना नेक्स्ट प्लान है उसमें आपका कैसे ग्रीन एनर्जी या कैसे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ पावर है आप। तो ये मैनेजमेंट वाले सीरियसली लेते हैं इसको कि अभी भी वो कहते हैं अच्छा ठीक है देखेंगे?
अप्रोच क्या रहता है? बहुत सीरियसली लेते हैं। सो अभी यहाँ पे कंपनीज की बात नहीं कर सकते, बट वरना आप कंपनी लेवल पे देखेंगे अभी जैसे नेक्स्ट ईयर से काफी सारे म्यूचुअल फंड्स भी अपने केस स्टडीज अपलोड करेंगे, क्योंकि सेबी की जो नई गाइडलाइंस आई है उस हिसाब से जो हमने ESG और स्टूवर्डशिप पे काम किया है, वो स्टूवर्डशिप के हमने जो अच्छे बदलाव के काम किए हैं वो हमको रिपोर्ट करने हैं। तो वो उसमें आप देखोगे कि कितने इंटरैक्शंस हुए हैं और वो इंटरैक्शंस के कितने इम्प्लीमेंटेशंस भी हो रहे हैं, उसके भी उदाहरण आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, क्योंकि ये बहुत एक बड़ी थीम बन रही है और उसमें बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर फंड नहीं आएगा। अब ESG कंप्लायंट बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। खैर, ये आज अब आपके फंड में मैंने देखा कि 10 स्टॉक ऐसे हैं जिनका वेटेज मोर देन 50% है। इतना कंसंट्रेशन क्यों? सर, ये जो हमारी जो स्टाइल है वो रिलेटिव यील्ड देखते हैं हम, और कंसंट्रेशन क्या होता है कि डिपेंड्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। जब भी बहुत सारे आइडियाज है, बहुत सारे यील्ड्स अक्रॉस द बास्केट अवेलेबल है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम हो जाता है। बट अदरवाइज आप अगर यही फंड हमारा देखें पिछले 3 साल में, तो पिछले 3 साल के कंपैरिजन में देखेंगे तो अभी थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम है। बट ऑन एब्सोल्यूट आपका बात सही है कि कंपेयर टू दूसरे फंड्स के हिसाब से यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है। बट ये फंड की साइज भी छोटी है, प्लस एट द सेम टाइम जो यील्ड वाले जो स्ट्रेटेजी हमने देखी है, थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से चलाई जाए तो लंबे समय में उसका आउटपुट भी अच्छा रहा है। बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई करने में क्या तकलीफ हो जाती है कि कुछ स्टॉक्स आपके जो मिस्टेक्स होने वाले हैं वो आप अवॉइड, मतलब बहुत सारे जगह पे आपको मिस्टेक्स आपके हो जाते हैं, क्योंकि आपने सब जगह पे जहाँ पे यील्ड है वहां पे जाके देखा है, इन्वेस्ट कर दिया, इंस्टेड ऑफ के सस्टेनेबल और जो अच्छी कंपनीज है जहाँ पे ग्रोथ आने वाली है डिविडेंड वगैरह में, वहां पे अगर आप इन्वेस्ट करो, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड चलाओ, तो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है कि आउटपुट अच्छा रहता है फंड के लिए। ओके, एंड गोल तो पैसे कमाना है, वो कहीं से भी आए, कंसंट्रेशन से आए या डाइवर्सिफिकेशन से आए, डेफिनेटली वो आपका एक आइडिया ठीक है। अब दूसरा मुझे ये बताइए कि जब आप स्टॉक चुनते हैं या रिसर्च करते हैं या बातचीत करते हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आता है कि इस कंपनी को किस लिहाज से ट्रेड, क्योंकि केवल डिविडेंड से ही तो काम चलेगा नहीं, उसमें एक ग्रोथ स्टोरी भी होनी चाहिए। तो कैसे उसको आप लोग एसेस करते हैं इस कंपनी को? हम यहाँ पे हमारे 2 प्रकार के अप्रोच होते हैं। एक है हम जो सारे स्टॉक्स हमारे यूनिवर्स में है उनकी हम ओवर अ पीरियोडिकली हम लोग है ना उनकी एक रैंकिंग करके देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स यील्ड वाइज अट्रैक्टिव ज्यादा दिख रहे हैं। एक उसके बेसिस पे हमको एक सेट ऑफ आइडियाज पीरियोडिकली मिलते हैं कि जो रिलेटिव यील्ड में अच्छे दिख रहे हैं स्टॉक्स उनके। फिर दूसरा एक अप्रोच ये होता है कि बॉटम अप अप्रोच देखते हैं, और यही स्टॉक्स पे भी और इनके अलावा भी दूसरे नए स्टॉक्स पे भी हम बॉटम अप करके देखते हैं कि जहां पे स्टॉक्स ऐसे कि जिनकी डिविडेंड यील्ड जो रहने वाली है वो कायम रहे, डिविडेंड कायम रहनी चाहिए, और एट द सेम टाइम कौन से कंपनीज ऐसे हैं जिनके डिविडेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करते हैं। हम यहाँ पे एकदम हाई डिविडेंड यील्ड काइंड ऑफ स्टॉक्स पे ही इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा हमारा अप्रोच नहीं है। हम क्या करते हैं कि वो जो डिविडेंड यील्ड जो हाई वाले आते हैं स्टॉक्स, उसमें से कौन से कंपनीज जिनके ग्रोथ आने वाली है डिविडेंड में, कौन से कंपनीज जिनके डिविडेंड कायम रहने वाले हैं, वैसे कंपनीज में हम अपना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कंसंट्रेशन बढ़ा के हम वहां पे उनको ज्यादा वेट्स देते हैं। कंपनीज जिनके डिविडेंड वॉलेटाइल रहेंगे या डिविडेंड की सर्टेनिटी हमको या जो कायमता समझ में नहीं आ रही है, तो वो स्टॉक्स को हम अवॉइड करने की ट्राई करते हैं। ओके, तो ये है मितुल की फिलॉसफी इस फंड के लिए, जो ICICI प्रू डिविडेंड यील्ड फंड है। तो हमने बातचीत की, समझा, और मितुल ने बड़ी क्लैरिटी के साथ सारे पॉइंट्स रखे, और कुछ नए इश्यूज जो इमर्ज हो रहे हैं उस पर भी नजरिया बिल्कुल साफ है मितुल का। मितुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। इस शो का प्रॉमिस है कि हम फंड मैनेजर से मुलाकात करेंगे और उनको समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी सोच क्या है, वो फंड कैसे मैनेज कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर किसी एक नए फंड मैनेजर के साथ, एक नए फंड के साथ आपकी मुलाकात होगी और उसमें आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।